कक्षा 9 से 12 एवं रीट में संस्कृत व्याकरण के सामान्य अध्ययन के लिए सम्यक संस्कृत क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सम्यक संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। अब तक के पिछले वीडियो में हमने संधि के जो भी भेद हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि के सभी भेदों को पढ़ा है जो कक्षा 10 तक के स्तर के होते हैं। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जब हमने स्वर संधि पढ़ी थी तो स्वर संधि में स्वर के स्थान पर दोनों वर्ण जो थे वो स्वर थे जिन दोनों वर्णों का मेल होता है, और उसमें हमने स्वर के स्थान पर परिवर्तन किया था। मतलब स्वर के स्थान पर जब परिवर्तन होता है तो उसको स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में हमने एक व्यंजन और एक स्वर का मेल होता है, और उसमें हमने व्यंजन के स्थान पर कुछ न कुछ परिवर्तन किया था। तो जब व्यंजन के स्थान पर परिवर्तन होता है तो उसको व्यंजन संधि कहते हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि। मतलब विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर कुछ न कुछ आदेश हो सकता है या कुछ भी किसी भी प्रकार का जब विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होगा तो हम इसको विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब विसर्ग संधि में विसर्ग तो होता ही है और उस विसर्ग के स्थान पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है। अब विसर्ग के स्थान पर कब परिवर्तन होता है, परिवर्तन होकर क्या हो जाता है, इसको हम इस संधि में पढ़ने वाले हैं। प्राय सामान्य तौर पर विसर्ग के स्थान पर 3 या 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। या तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, कहाँ होता है उसको भी हम पढ़ेंगे। या तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, या विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है, या फिर विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। तो जब विसर्ग के स्थान पर उ होता तो उसको उत्व संधि कह दिया गया है, उ हो जाना उत्व संधि। इसी तरह से विसर्ग के स्थान पर अगर स हो जाता है तो उसको सत्व संधि कहा जाता है। इसी तरह से अगर विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है तो उसको रुत्व संधि कहा गया है। कभी कभार कुछ स्थितियां ऐसी होती है जब विसर्ग के स्थान पर स, र और उ तीनों में से कुछ भी नहीं होता है और इस विसर्ग का लोप हो जाता है, तो ये भी विसर्ग संधि का ही एक भेद है। तो इस तरह से हम इन चारों भेदों के बारे में पढ़ने वाले हैं। कब स होगा, कब उ होगा, कब र होगा और कब लोप होगा। इन चारों परिस्थितियों का हम अब आज के वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सत्व संधि, यानी विसर्ग संधि का पहला भेद जिसका नाम है सत्व संधि। इसमें विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। कब होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, आओ हम इसके बारे में पढ़ें। यह है सत्व संधि। इसमें विसर्ग के स्थान पर हम स करेंगे। मतलब इस तरफ पूर्व वाला वर्ण कोई सा भी हो सकता है, पहले वाला वर्ण इसमें कुछ भी हो सकता है, उसके आगे विसर्ग होगा और उसके बाद वाला वर्ण वर्ग का पहला दूसरा वर्ण हो सकता है। मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है। मैं सत्व संधि की आपको बहुत सरलतम रूप से 3 प्रकार की परिस्थितियां बताऊंगा। यह है पहली प्रकार की परिस्थिति। इसमें हमें इस तरफ कोई सा भी वर्ण हो सकता है, उसके बाद विसर्ग होगा और विसर्ग के बाद में वर्ग का पहला अथवा दूसरा वर्ण हो सकता है। मतलब वर्ग 5 वर्ग है, उसमें से पांचों वर्ग का पहला दूसरा वर्ण या तो क ख हो सकता है, या फिर च और छ हो सकता है, या फिर ज और झ हो सकता है, या फिर ट और ठ हो सकता है। ज और ज नहीं होगा। या फिर ट और ठ हो सकता है, या फिर त और थ हो सकता है, या फिर प और फ हो सकता है। तो ये हो गई वर्ग के पहले दूसरे वर्ण। तो विसर्ग के बाद अगर किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण हो, इनमें से कोई भी हो, तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर स कर दिया जाता है। लेकिन अब इसमें से एक कंडीशन है कि अगर क और ख हो सामने
और प और फ हो, तो इन दोनों परिस्थितियों में कुछ और होता है, उसको हम इसके बाद में पढ़ेंगे। अभी हमें यहाँ से ये सीखना है कि विसर्ग के बाद अगर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तो हो, लेकिन वो ये नहीं हो और ये वाला नहीं हो, मतलब च या छ, ट और ठ और त और थ में से कोई भी होता है, तो हम ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर स कर देते हैं। तो इसके उदाहरण हम देखते हैं। सबसे पहला इसका उदाहरण है गुरुहु प्लस तत्र। इस सत्व संधि में विसर्ग के पहले कोई भी हो सकता है, कोई बाध्यता नहीं है। विसर्ग के बाद वर्ग का पहला दूसरा अगर वर्ण होता है तो विसर्ग के स्थान पर स कर देते हैं, लेकिन इन दोनों के साथ अलग नियम है, उसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर विसर्ग के बाद त है और त वर्ग का पहला वर्ण है, तो यहाँ पर हम विसर्ग के स्थान पर अब स कर देंगे, तो ये हो जाएगा गुरुस्तत्र। विसर्ग के स्थान पर स कर दिया, उसके बाद है तत्र, तो ये हो जाएगा गुरुस्तत्र। गुरुस्तत्र। इसी तरह से अब जब सामने त वर्ग होता है तब विसर्ग के स्थान पर स कर दिया जाता है, लेकिन अगर सामने श, तालव्य सकार या च वर्ग में से कोई भी होगा तो फिर हम इस दंत्य सकार के स्थान पर स्तुतु संधि के नियमानुसार तालव्य सकार कर देते हैं। कैसे करते हैं? गुरुहु प्लस चलति, गुरुहु प्लस चलति, ये उदाहरण है। विसर्ग है, विसर्ग के बाद वर्ग का पहला वर्ण है, यहाँ पर हम विसर्ग के स्थान पर स कर देंगे गुरु, फिर विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा स और उसके बाद है चलति। अब स्तुतु संधि के नियमानुसार अगर च वर्ग स इस ताला दंते सकार के बाद च वर्ग का या तालव्य सकार हो या च वर्ग का कोई भी वर्ण हो तो इस दंते सकार के स्थान पर तालव्य सकार कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा गुरु, स के स्थान दंते सकार के स्थान पर हो जाएगा तालव्य स और चलति, तो इसका बन जाएगा गुरुश्चलति, गुरुश्चलति। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना होगा, मतलब विसर्ग के स्थान पर ये वाला सही आदेश होता है, सतु संधि है यहाँ पर, लेकिन क्योंकि सामने च वर्ग का च है तो यहाँ पर स्तुतु संधि के नियमानुसार इस स के स्थान पर श हो जाता है, तो ये हो जाता है गुरुश्चलति। इसी प्रकार अगर सामने श मूर्धन्य सकार हो या ट वर्ग का कोई सा भी वर्ण हो तो यहाँ पर इस दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार हो जाता है। तो इस तरह से हमने विभिन्न उदाहरण देखे हैं। विसर्ग के स्थान पर स कहाँ होता है? जब विसर्ग के बाद वर्ग का पहला दूसरा वर्ण होता है। अब उस पहले दूसरे वर्ण, जब विसर्ग के सामने पहला दूसरा वर्ण होता है, अगर वो च वर्ग का वर्ण होता है तो फिर हम इस स के स्थान पर ये वाला तालव्य सकार कर देते हैं, और अगर वो ट वर्ग का होता है तो हम इस स के स्थान पर मूर्धन्य सकार कर देते हैं। नमः है प्लस ते, विसर्ग के बाद वर्ग का पहला वर्ण है त, तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा नमस्ते, नमस्ते। इसी तरह से क है प्लस चित, क है प्लस चित। अब यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा क स प्लस चित। अब सामने च वर्ग का च है, इसलिए इस स के स्थान पर तालव्य सकार हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा कश्चित, कश्चित। तो इसी तरह से आगे उदाहरण है। इस संधि को हम इस तरीके से और आसान समझ सकते हैं, इस पहली परिस्थिति को, कि अगर विसर्ग के सामने च या छ में से कोई भी होता है तो विसर्ग के स्थान पर स होता है, लेकिन इस वाले स को च और छ सामने होने के कारण तालव्य सकार में बदल दिया जाता है
और इसका उदाहरण है कश्चित। कश्चित। इसी तरह से अगर विसर्ग के सामने ट या ठ में से कोई भी होता है तो तब इस स को विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है और स के स्थान पर ये वाला स हो जाता है, मूर्धन्य षकार। यानी विसर्ग के सामने जब च या छ में से कोई भी होता है तो विसर्ग को स में बदल दिया जाता है और इस वाले स को श में बदल दिया जाता है, क्योंकि सामने च वर्ग है। इसी तरह से अगर विसर्ग के सामने ट या ठ हो तो विसर्ग को स में बदल दिया जाता है और इस स को मूर्धन्य षकार में बदल दिया जाता है। और इसका उदाहरण है रामष्टीकते। रामष्टीकते। यहां पर विसर्ग के बाद राम है प्लस टीकते, राम है प्लस टीकते। विसर्ग के सामने वर्ग का पहला वर्ण है ट है तो विसर्ग को हम इस वाले स में बदलेंगे पहले, लेकिन फिर उसके बाद ष्टुत्व संधि के नियमानुसार इस स को श में बदलकर रामष्टीकते कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी सत्तु संधि है और इसका संधि विच्छेद हुआ राम है प्लस टीकते। तो पहले हमने विसर्ग को स में बदला सत्तु संधि के नियमानुसार, उसके बाद स को हमने मूर्धन्य षकार में बदला ष्टुत्व संधि के नियमानुसार। और उसके बाद विसर्ग के सामने अगर त या थ में से कोई भी हो तो तब हम विसर्ग को केवल स में बदल दिया जाता है। अब स को हम किसी में भी नहीं बदलेंगे क्योंकि त और थ में इस तरह का कोई नियम नहीं है। तो यहां पर हो जाएगा गुरुस्तत्र। तो अभी तक हमने ये विसर्ग संधि की पहली परिस्थिति देखी है। अगर विसर्ग के सामने च या छ होगा तो पहले विसर्ग के स्थान पर ये वाला स को होकर फिर इस स को तालव्य षकार में बदल दिया जाएगा कश्चित। फिर विसर्ग के स्थान पर अगर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण ट या ठ में से कोई होगा तो विसर्ग को स में बदलकर फिर उस स को ष्टुत्व संधि के नियमानुसार श में बदल दिया जाएगा मूर्धन्य षकार में रामष्टीकते। अगर विसर्ग के सामने वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण त या थ में से कोई होगा तो विसर्ग को स में बदल दिया जाएगा गुरुस्तत्र। अब हम देखने वाले हैं इसी सत्तु संधि की दूसरी परिस्थिति, जिसमें अभी तक हमने दो वर्गों के बारे में पढ़ा नहीं था। विसर्ग के सामने या तो क ख रहेगा या प फ रहेगा। जब विसर्ग के सामने वर्ग का पहला दूसरा वर्ण या तो क ख में से कोई हो या फिर प फ में से कोई हो, तो जब विसर्ग के सामने के बाद वाला वर्ण क या ख में से कोई होता है तो उसको जिह्वा मूलीय कहा जाता है और उसको ऐसी स्थिति में इनकी संधि करके इनको जिह्वा मूलीय कर दिया जाता है। लेकिन अगर जिह्वा मूलीय नहीं करते हैं तो विसर्ग ही रहता है तो उस वाले रूप को भी सही माना जाता है। मतलब इसके दोनों रूप सही माने जाते हैं। इसका एक वैकल्पिक रूप भी है। इसका उदाहरण देखते हैं। क है प्लस करोति, क है प्लस करोति। विसर्ग के बाद क वर्ग का पहला वर्ण है क, तो इस तरह से विसर्ग के स्थान पर स कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जिह्वा मूलीय वाला नियम अलग है। उसके अनुसार या तो यहाँ पर विसर्ग ही रख दिया जाए या इस विसर्ग को हटा दिया जाता है। तो इसका रूप हो जाता है क है करोति, ये भी सही है, अथवा क करोति, इसका ये वाला रूप भी सही है। इसको जिह्वा मूल्य वाला रूप माना जाता है। इसी तरह से दूसरा वाला उदाहरण हम देखेंगे प और फ वाला। कृष्ण है पीबती, यानी कृष्ण पीता है। विसर्ग के बाद वर्ग का पहला वर्ण है प, लेकिन जब विसर्ग के बाद प या फ में से कोई भी आता है तो उसको व्याकरण के या उच्चारण स्थानों भाषा विज्ञान के नियमानुसार उपदमानीय माना जाता है। और उपदमानीय वाली स्थिति में संधि करके इनको उपदमानीय कर दिया जाएगा
यानी ये इनका प्रकृति भाव हो जाएगा, यानी एक तो इनका ये वाला रूप ही सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी वैकल्पिक रूप को भी सही माना जाता है। कृष्ण है पिबती, या फिर दूसरे रूप में इनका विसर्ग हटा दिया जाएगा और यहाँ हो जाएगा कृष्ण पिबती, कृष्ण पिबती। तो इस तरह से इनके ये दोनों रूप सही माने जाते हैं। तो इस तरह से हमने सत्तु संधि की दो परिस्थितियों के बारे में पढ़ा है। पहली संधि में विसर्ग के बाद वर्ग का पहला दूसरा वर्ण या तो ट ठ च छ या त थ होता है, तो हम विसर्ग को स में बदल देते हैं, या फिर विसर्ग के बाद अगर क ख में से कोई भी हो तो हम उसको, विसर्ग वाला रूप भी सही होता है और इसको उपदमानीय में भी बदल देते हैं, यानी दोनों रूप सही है। और अगर विसर्ग के बाद प फ में से कोई हो तो उसको तब भी हम विसर्ग को विसर्ग ही रहने दिया तो भी रूप सही है, और विसर्ग को हमने उपदमानीय में बदल दिया है यहाँ पर, तो ये दोनों रूप इसके सही है। अब हम पढ़ने वाले हैं सत्तु संधि की तीसरी परिस्थिति के बारे में। सत्तु संधि की तीसरी परिस्थिति में इस तरफ पूर्व वर्ण का कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन विसर्ग के बाद में तीनों स में से कोई भी एक स हो सकता है। इस तरह की परिस्थिति में विसर्ग को स में बदल दिया जाता है, लेकिन अगर स में नहीं बदलेंगे तब भी रूप को सही माना जाता है, उसको विसर्ग ही रहने दिया जाए। यानी विसर्ग को स में बदल दिया जाए तो भी रूप सही है, और नहीं बदला उसका प्रकृति भाव हो जाता है, यानी जैसा रूप था वैसा का वैसा ही रह जाना, तो भी दोनों रूप को सही माना जाएगा। इसके उदाहरण हम देखते हैं। मुनि ही प्लस शेते, मुनि ही प्लस शेते, तो यहाँ पर इनका एक रूप यही सही हो जाएगा, मुनि ही शेते विसर्ग युक्त, ये हो गया विसर्ग युक्त रूप। और या फिर विसर्ग को हम स में बदलेंगे, तो चूंकि विसर्ग को हम स में बदल देंगे इस वाले स में, लेकिन आगे तालव्य शकार है ये वाला स, तो अगर सामने ये वाला स होगा तो फिर इस स को भी इसी श में बदल दिया जाएगा, इस श में बदल दिया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मुनिष्येते, मुनिष्येते। ये स्तुतु संधि के नियमानुसार, स्तुतु संधि के नियमानुसार इस स को इस श में, यानी दंते सकार को तालव्य श में बदल दिया गया है। यानी अगर इसको हम और आसान भाषा में समझना चाहें तो अगर विसर्ग के सामने ये वाला स हो तो विसर्ग को पहले इस स में बदलकर फिर इस स में बदल दिया जाता है, तालव्य श में। और अगर विसर्ग के सामने मूर्धन्य श हो तो विसर्ग को स में बदलकर फिर उसको इस वाले श में बदल दिया जाता है, मूर्धन्य श में। और अगर विसर्ग के सामने दंत्य स हो तो उसको किसी भी स में नहीं बदला जाता, फिर वो यही वाला स ही सही है। तो मुनि ही शेते, विसर्ग के सामने ये वाला स है तो इसी तरह का स हो जाएगा मुनिष्येते। इसी तरह से राम है प्लस षष्ठ है, इसको बहुत आसान भाषा में अगर मैं समझाना चाहूँ तो विसर्ग के सामने जिस भी प्रकार का स हो विसर्ग को उसी स में बदल दिया जाता है। तो राम है प्लस षष्ठ है, यहाँ पर विसर्ग के सामने इस प्रकार का श है तो विसर्ग को भी ऐसे ही स में बदल देंगे और हो जाएगा रामषष्ठ है, रामषष्ठ है। इसी तरह से अगला उदाहरण है, दोनों रूप सही है, ये भी रूप सही है और ये वाला रूप भी सही है। इसी तरह से नीहि प्लस सार है, तो यहाँ पर इस विसर्ग के बाद कोई सा भी स हो, जो भी स होगा हम विसर्ग को भी उसी स में बदल देंगे, तो यहाँ हो जाएगा निस्सार है, निस्सार है। और अगर नहीं बदलेंगे तो ये रूप भी सही है, विसर्ग वाला भी निस्सार है, दोनों रूप सही है, दोनों रूप सही है, यहाँ भी दोनों रूप सही है। तो इस तरह से हमने सत्तु संधि के बारे में पढ़ा। सबसे पहली बात है, मोटी मोटी बात है सत्तु संधि की, कि विसर्ग के सामने वर्ग का पहला दूसरा वर्ण होता है,
या फिर तीनों स में से कोई सा भी एक स होता है। अगर विसर्ग के सामने वर्ग के पहले दूसरे वर्ण होते हैं तो हम विसर्ग को स में बदल देते हैं, लेकिन अगर विसर्ग के सामने विसर्ग के बाद वाला वर्ण क ख में से कोई हो तो हम विसर्ग को स में नहीं बदलते हैं। इसी तरह से विसर्ग के बाद अगर प फ में से कोई हो तब भी हम विसर्ग को स में नहीं बदलते हैं, बल्कि वहाँ पर विसर्ग वाला रूप भी सही माना जाता है, और अगर विसर्ग को हटा दिया जाए तो वो वाला रूप भी सही माना जाता है। तीसरी परिस्थिति है विसर्ग के सामने किसी भी प्रकार का स मिल सकता है। अगर विसर्ग के सामने जो भी प्रकार का हमें स मिलेगा तो विसर्ग को भी उसी प्रकार के स में बदल दिया जाएगा तो रूप सही माना जाएगा, और अगर नहीं बदलेंगे तब भी रूप सही माना जाएगा। यानी यहाँ पर विसर्ग युक्त रूप भी सही माना जाएगा और विसर्ग को स में बदलने वाले रूप भी सही माने जाएंगे, दोनों रूप सही माने जाएंगे। ये सत्व संधि के बारे में हमने पढ़ा।